प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 23 दिसंबर 2023 को क्लास 8 का गणित का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और इस वीडियो में हम गणित के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिस चैप्टर से आते हैं, उन सभी के रिवीजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चा। और जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना है, जिससे जब भी वीडियो आए आपको नई सूचना मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है कि गणित में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। गणित में आपको चीज़ों को समझना है। जितना आप चीज़ों को समझोगे उतना ही चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। यहाँ पे आप विकल्पों को भूल जाइए। विकल्प आपको कोई भी दे सकता है। आप सीधा यहाँ पे याद रखिए कि प्राकृत संख्या होता क्या है और सबसे छोटा प्राकृत संख्या कैसे याद रखेंगे। तो आपको जब भी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो जो संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हुआ? 1। सही विकल्प होगा 1। कौन सा होगा सही विकल्प बच्चा? 1 होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। बताएंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें बतानी है। विकल्प दे रखा है 0 1 2, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे यहाँ पे 0 बता रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी ऋणात्मक संख्या है। हमें ऋणात्मक संख्या बतलानी है। बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक यानी इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा। देखिए, 2 के आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, 1 के आगे भी नहीं लगा हुआ है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो 9 दे रखा है वह एक ऋणात्मक संख्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिसका आगे ये चिन्ह लगा हुआ मिल जाए वो ऋणात्मक की संख्या है। 0 क्या है? ऋणात्मक, धनात्मक, विशेष संख्या, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। तो 0 जो है वो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, यानी यह विशेष संख्या है। आप 0 के आगे ना तो प्लस लगा सकते हो और ना ही माइनस लगा सकते हो, कुछ भी नहीं लगा सकते हो। यह विशेष संख्या होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे होगा सी, विशेष संख्या। इसमें बात दे रखा है, इनमें से कौन सी संख्या छोटी है। 0 से छोटी हमें बताना है। तो देखिए, जितने भी माइनस के अंक रहते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सभी अंक 0 से छोटे होते हैं। यहाँ पे -6 0 से छोटा है। आपसे 0 से बड़ा पूछा जाए तो जितने भी प्लस के अंक है, जैसे 2 3 4 5, ये सभी 0 से बड़े हैं। छठा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा संख्या 0 से बड़ी है। कौन सी संख्या 0 से बड़ी है दे रखा है। विकल्प दे रखा है -2, -5/3, -2/5, 9। तो अभी मैंने बताया कि जो संख्या के आगे प्लस लगा हुआ हो या फिर जो धनात्मक की संख्या हो वो सभी 0 से बड़ी होती है। 7वां प्रश्न है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 1 2 3 या अनेक। तो अनेक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। दशमलव के रूप में, जैसे 1 और 2, इसके बीच भी अनेक परिमेय संख्या स्थित है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसके बीच भी अनेक है, 1.11, 1.12, इस तरह बहुत सारी परिमेय संख्या है। 9/18 का मानक रूप क्या है। तो सबसे पहले लिख लीजिए 9/18। ये दोनों कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आया, 1/2 होगा। 24/48 का मानक रूप क्या है। 24/48 लिख लेते हैं, ऐसे करके 24 लिख लेना है, उसके नीचे 48 लिख लीजिए। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2।
क्या होगा बच्चा, 1/2 होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और चीज़ें समझ में आती हो तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए बच्चा। अगला प्रश्न दे रखा है, -1 और 0 के बीच कौन सी परिमेय संख्या स्थित है। तो सबसे पहले -1 लिख लेंगे और यहाँ 0 लिख लेंगे। अब हमें इसके बीच परिमेय संख्या बतलानी है। तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। नीचे और ऊपर दोनों को 10-10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 0। यानी यहाँ आ गया 10/10, 0/7। अब देखिए 0 और -10 के बीच संख्याएं होती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा -1/10, -2/10, -3/10। इस प्रकार जो -9/10 है वो 1 और -1 और 0 के बीच स्थित है। कौन सा सही होगा बच्चा, सी विकल्प। 11वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, 5/9 और यहाँ पे प्लस है और दे रखा है -8/9। इसे हमें हल करना है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं और ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं। तो इन दोनों के हर में 9 है, तो एक बार 9 लिख लेंगे। यहाँ पर है 5 तो 5 लिखेंगे। यहाँ है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8 तो 8 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसके आगे क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 बड़ा है उसके आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। नीचे में 9 है तो 9 कट जाएगा, 3 ने कम 3, 3 3 9, -1/3 होगा। बी विकल्प एकदम सही है। 12वां प्रश्न भी इसी प्रकार करना है, 7/12 -17/24 का मान क्या होगा। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 7/12 -17/24, ऐसे लिख लिया हमने। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 24, ठीक है। क्योंकि अलग अलग संख्याएं तो हमें एलसीएम लेना होगा। 12 का पहाड़ा में 24 2 बार में आता है, 2 की गुना 7 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 2 की गुना करेंगे 7 से तो 7 दूनी हो गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे है 24, 24 का पहाड़ा में 24 एक बार में, 1 को 17 से गुना करेंगे तो हो गया 17। 17 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -3 और बट्टे 24 काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 अठी 24, -1/8 होगा। बी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। इनमें से यदि एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जिस प्रकार प्रश्न दे रखा है हम उस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं। प्रश्न क्या है कि 2 संख्याओं का योगफल -3 है। यदि एक परिमेय संख्या -11/6 है तो -11/6 एक परिमेय संख्या हमने लिख दिया। दूसरी परिमेय संख्या को हम x मान लेते हैं और इन दोनों का योगफल -3 है तो -3 के बराबर कर दिए। इसे हल कर लेना है, हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए -11/6 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, -3 + 11/6। क्या हम इसे हल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे हम सीधा हल कर लेते हैं। 6 × 18, 18 आया यहाँ पे माइनस का, + 11 माइनस प्लस माइनस हुआ। यहाँ पे समझ में आया, 6 × 18 लिखें यहाँ पे सीधा और +11 का +11। उसके बाद यहाँ पे हल कर लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, -7 बचेगा, -7/6 हो जाएगा बी विकल्प। -5/7 का योज प्रतिलोम क्या होगा। योज प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है बताएंगे। योज प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, तो योज प्रतिलोम का अर्थ है कि यदि संख्या धनात्मक में है तो उसे ऋणात्मक में लिख दीजिए और ऋणात्मक में है तो धनात्मक में लिख दीजिए। तो यहाँ पे संख्या लिख रखा है -5/7, ये ऋणात्मक में है। धनात्मक में लिखना है तो सिर्फ माइनस हटा दीजिए, 5/7 लिख दीजिए। सही विकल्प बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसका योज प्रतिलोम वह स्वयं है। यानी आप उसके आगे ना तो माइनस लगा सकते हो ना ही प्लस लगा सकते हो। तो होगा सही उत्तर
सी 0। दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या है तो अंतर हमेशा परिमेय संख्या होगा। 17वां प्रश्न है 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए पिछले प्रश्न में हमें यहाँ पूछ रखा था योज प्रतिलोम, तब तो माइनस प्लस कर देंगे, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आपको अंश और हर को बदल देना है। देखिए 2/-5 है तो इसको बदलिए, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे, -5/2 हो जाएगा। -5/2 इसका सही विकल्प है। आज अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी उसके आप यहाँ पे व्युत्क्रम नहीं कर सकते, तो होगा सही उत्तर सी, है ना, शून्य। शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। 19वां प्रश्न है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। हमें ऋणात्मक परिमेय संख्या पूछ रखा है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा बताएंगे जल्दी। ए धनात्मक संख्या, बी ऋणात्मक संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी ऋणात्मक संख्या। 20वां प्रश्न है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो कई बच्चे बता देंगे कि 2/0 हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका ऐसा यदि आपने किया। शून्य को कभी भी हम हर में नहीं लिखते हैं, है ना, यहाँ पे होगा अपरिभाषित। डी विकल्प सही होगा। तो बच्चा अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। देखिए बच्चा मिक्स प्रश्न करने वाले हैं, बिल्कुल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखना और चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक ट्रक 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रक 24 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगी। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। 272 किलोमीटर की दूरी 34 लीटर डीजल में तय करती है और हमें पूछ रखा है कि 24 लीटर में कितना तय करेगा, ठीक है। क्या हम इसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा हम काट लेंगे, 17 बार में 34 कट गया, 12 बार में 24 कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 17 का पहाड़ा में 272 काट लेते हैं, 17 का पहाड़ा में 16 बार में 272 कट जाएगा। 16 की गुना 12 से करोगे तो कितना आएगा 192, यानी 192 किलोमीटर की दूरी 24 लीटर डीजल में तय करेगी। सही है। दूसरा प्रश्न है, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है, 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिल जाएंगे। 360 को भाग कर देते हैं 30 से, कट गया 1 और 2 यानी 12 दर्जन केले मिल जाएंगे। एक दर्जन 30 रुपये तो 360 रुपये में 12 दर्जन सी विकल्प में दे रखा है। सी विकल्प एकदम सही होगा। कौन सा सही होगा बच्चा? सी विकल्प। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, चाल और दूरी में कैसा संबंध होता है। पहले आप सभी यहाँ पे चाल और दूरी का फॉर्मूला बताइए। चाल हम कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। बिल्कुल। तो चाल और दूरी में कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम अनुपात, सीधा अनुपात, भाज्य अनुपात या फिर इनमें से कोई नहीं। सीधा अनुपात होता है चाल और दूरी में। यदि 16 पेंसिल का मूल्य एक यहाँ पे 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल मिल जाएंगे। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बताइए। देखिए 64 रुपये में हमें 16 पेंसिल मिल रहा है तो 144 रुपये में कितना मिलेगा। 16 रुपये में 64 पेंसिल, तो 16/64 करेंगे। 144 रुपये का पूछ रखा है तो गुना कर देंगे 144 से। 16 चौक 64, 4 तिया 12 और 4 छक 24, 36 पेंसिल मिल जाएगा। 36 पेंसिल यानी विकल्प सी उत्तर सही है। कौन सा सही है बच्चा? सी। 5वां प्रश्न दे रखा है, एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है, 6 घंटा में कितने बोतल पानी भरे जाएंगे। 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है और हमें पूछ रखा है कि 6 घंटा में कितना भरा जाएगा। तो 420/4 करेंगे, गुना कर देंगे 6 से। 4 का पहाड़ा में यहाँ पे 2 का पहाड़ा हम काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0। 210 की गुना 6 से कीजिए, 21 तिया कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 होगा, यानी 630। 630 बोतल पानी यहाँ पे 6 घंटे में भरे जाएंगे। बी विकल्प सही होगा।
छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। ये तो हम आराम से कर लेंगे। देखिए आधा घंटा में 250 तो आधा घंटा में फिर से 250, 250 500 हो गया, यानी कुल 1 घंटा लगेंगे। 1 घंटा विकल्प 1 में दे रखा है। एक विकल्प जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं तो 35 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसी काम को देखिए, इसे अब हम कैसे करेंगे। 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में समाप्त करते हैं, 45 गुने 49, तो उसी काम को 35 आदमी, ये पूरा काम हो गया है और इस पूरे काम को 35 आदमी कर रहे हैं, तो भागा कर देंगे 35 से। काट लेते हैं, 7 7 49, 7 बचे 35, 5 9 45, 9 की गुना 7 से करोगे तो 63 आएगा। 63 दिन में समाप्त कर देंगे। आठवां प्रश्न है, 6 नल किसी हौज को 12 घंटों में भरते हैं तो 9 नल द्वारा हौज कितने घंटों में भरी जाएगी। 6 नल किसी हौज को 12 घंटे में भरते हैं। 6 नल है, कोई हौज को 12 घंटे में भर दिया, यानी ये पूरा काम हो गया। अब हमें काम कितने नल द्वारा करना है, 9 नल द्वारा, तो 9 से भाग कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 घंटे में क्या होगा, पूरा भर जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा बच्चा, 8 घंटा। 9वां प्रश्न है, एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी निश्चित दूरी को 45 मिनट में पूरा करता है। 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ दे रखा है और हमें यहाँ पे समय जो है वो मिनट में दे रखा है, तो यदि हम मिनट को घंटे में बदल लें तो हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले 45 मिनट है तो मिनट को हम बदल लेते हैं घंटे में। 45/60 होगा, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3/4 आएगा और 20 यहाँ पे आएगा 20/60, यानी 3/20/60 करोगे यहाँ पे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आएगा। अब हमें दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट को घंटे में हमने बदला तो आया 3/4, ठीक है। और यहाँ पे 20 मिनट को हमने घंटे में बदला तो आया 1/3, तो यहाँ 1 लिखेंगे और ऊपर में 3 कर देंगे। अब काट लेते हैं, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे चलना होगा। 10वां प्रश्न है, 45 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। काम को पूरा कितना है, 45 गुने 13, कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 39 व्यक्ति। 13 तिया 39, 3 का पहाड़ा में 45, 15 बार में, तो कितने दिन में होगा, 15 दिन में हो जाएगा। कितना दिन होगा बच्चा, 15 दिन, बिल्कुल सही। चलिए आगे के प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, 2x - 1 = 3 में x का मान क्या होगा। हमें यहाँ पे x ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। 2x का 2x लिखा हमने, बराबर इस माइनस के 1 को इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब 2x का 2x हो गया, 3 और 1 4, x के साथ 2 गुना में है, 2 को इधर लेके आएंगे तो होगा भागा में, यानी 4/2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, x का मान 2 आ गया। क्या आ गया बच्चा, 2 आ गया। अगला प्रश्न है, फिर से हमें x का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को पिछले प्रश्न की तरह जल्दी से कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। सबसे पहले 2x का 2x लिखिए, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो होगा माइनस का 3। 2x का 2x, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, x बराबर, या 2 गुना में था, इधर आएगा तो होगा भागा में, 2/2, 2 एकम 2, x बराबर 1 आ गया। क्या आ गया बच्चा, 1 आ गया। तीसरा प्रश्न है, x - 4 = 5 में x का मान क्या होगा। सीधा हमें -4 को उठा करके इधर लेके आना है, तो 5 लिखेंगे, माइनस का 4 है, इधर आया तो हुआ प्लस का 4, 5 और 4 9 हो गया, x का मान 9। चौथा प्रश्न दे रखा है, y + 7 = 15 में y का मान निकालें। तो यहाँ पे देखिए y ऐसे लिखिए, +15 का +15, ये +7 है, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो होगा -7,
ठीक है। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 और इधर 3 10 5 15 यानी 8 बचेगा। तो y का मान 8 बचेगा, y का मान 8 होगा। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न को यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकता है। p/8 गुने 4 में p का मान, ऐसे नहीं है, प्रश्न ये दे रखा है p - 8 बराबर 4 में p का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें p का मान ज्ञात करना है। तो p बराबर 4, ये प्लस का 8 इधर होगा, ये माइनस का 8 इधर आएगा तो होगा प्लस का 8। 8 और 4 12, यहाँ पे 12 होगा, बी विकल्प यहाँ पे कर लेंगे 12। छठा प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखिए सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, हमने पहले पूर्णांक को x माना, दूसरे पूर्णांक उससे एक अधिक होगा क्योंकि लगातार हैं, x जोड़ 1 होगा, और तीसरा पूर्णांक उससे एक और अधिक होगा यानी x जोड़ 2 होगा। इसका जो योगफल है वो 51 है, तीनों के 51 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3, 3x आ गया, यहाँ पे जोड़ना है तो 3x आया। संख्याओं को गिनोगे तो 1 2 2 और 1 3 आ गया बराबर 51। अब यहाँ पे करते हैं 3x का 3x, 51 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, 3x का 3x, 51 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 48। अब यहाँ पे x का x लिखिए 48, और यहाँ पे जो 3x था, x से हमने 3 हटाया तो इधर आएगा 3 भागा में, 3 एकम 3, 3 छक 18, x का मान 16 आया। अब 16 पहला हो गया, अगला 17 होगा और उसके अगला 18 होगा, 16 17 18। जोड़ के देखते हैं क्या इसका योगफल जो है वो 51 होगा। जोड़ दिए 8 6 14, 14 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 और 2 5, 51 होगा। सबसे छोटा पूर्णांक हमें पूछे तो सबसे छोटा क्या बताएंगे, सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा हम बता देंगे आराम से, सबसे छोटा पूछेगा 16 बता देंगे, सबसे बड़ा पूछेगा तो 18 बता देंगे। हमें पूछ रखा है सबसे छोटा, 16 हो जाएगा। सातवां प्रश्न है किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न कहता है संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। हमने संख्या को x मान लिया, ठीक है, x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उसमें हम 8 जोड़ दें तो हमें 32 प्राप्त होता है। बस यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए, हमें वह संख्या खुद ब खुद ज्ञात हो जाएगी। क्या यहाँ से हमें यहाँ हल कर पाएंगे, कर लेंगे। 2x का 2x लिखेंगे, प्लस का 8 है इधर आएगा तो होगा माइनस का 8। अब 2x का 2x लिखिए, 32 में 60 घटाइए तो होगा 24, और यह x बराबर 24/2 12 यानी 12 हो गया। 12, क्या हमारा 12 विकल्प एकदम सही है, जांच कैसे करेंगे। तो 12 का 2 गुना 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, प्रश्न के अनुसार भी सही है। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनका योगफल 182 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या में पूछ रखा है तो उनका योगफल करते हैं। हम संख्याओं को 5x और 8x मान लेते हैं, 5x जोड़ 8x, इनका योगफल जो दे रखा है 182 दे रखा है, कर लेते हैं। 8 5 13, x बराबर 182, x बराबर 182/13। हल कीजिए इसे तो 13 का पाड़म काट लेते हैं, 13 एकम 13, 14 15 16 17 18, 5 2 13 चौक 52। क्या सही है, बिल्कुल 14 आ गया, x का मान 14 आ गया। अब x बराबर 14 है तो 14 पचे 70, और 14 8 कितना हो गया यहाँ पे, 14 8 चौक 32 के 2, हाथ में 1, हाथ में 3, 8 एकम 8 9 10 11, 112। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 70 होगी, सबसे बड़ी संख्या 112। सही उत्तर होगा बी 70। नौवां प्रश्न दे रखा है 2y जोड़ 3 बराबर 7 में y का मान क्या होगा। हमें फिर से y का मान ज्ञात करना है तो 2y का 2y लिखेंगे, प्लस के 3 को इधर लेके आते तो होगा माइनस का 3।
2y का 2y, यहाँ पे होगा 4, y बराबर 4/2, तो यहाँ पे आएगा 2, y का मान 2 होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है 2x - 3 बराबर 15 में x का मान क्या होगा। 2x का 2x लिखिए, -3 को उठाकर इधर लेके आइए तो होगा +3। 2x का 2x लिखेंगे, 15 3 18, x बराबर 18/2, तो यहाँ पे आएगा 9। तो अगला प्रश्न करते हैं। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल भी अभी आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल भी थकना नहीं है। वो कहते हैं ना कि ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, समझो या जीवन मिला क्यों है, इसे बिल्कुल व्यर्थ नहीं कीजिए फिर सिर्फ इंटरटेनमेंट की वीडियो देखने में, चूंकि या जीवन या समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करना है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 55 स्क्वायर - 5 स्क्वायर का सही मान क्या है, बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो है यह a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है a + b और a - b इसी के रूप में होता है। हम 55 को a मान लेते हैं और 5 को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 55 + 5। एक बार हमने ऐसे लिखा, एक बार घटा के लिख लीजिए 55 - 5। आप यहाँ पे गुना मत करने लगे कि 55 को 55 से गुना करें, फिर 5 को 5 से गुना करें और फिर हम इसे घटाएं, नहीं 55 और 5 60 और यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 50। 6 × 25 = 30 हो गया और यहाँ 2 जीरो और लगा दीजिए, 3000 हो गया। कितना जल्दी से उत्तर आया। दूसरा प्रश्न 5x स्क्वायर - 2x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, बताइए किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर यह 1 पद 2 पद 3 पद त्रिपदी है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। यदि x बराबर 3 और y बराबर 5 है तो x स्क्वायर + y स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए x के जगह में 3 रखेंगे और y के जगह में 5 रखेंगे। करते हैं 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 25। 25 और 9 कितना हो गया 25। 26 × 7 = 18, 29 × 1 = 31, 32 33 34, 34 हो गया। 34 हो गया, 34 कौन सा होगा, 34 हो जाएगा बी विकल्प। चलिए तीसरा के बाद चौथा प्रश्न है -8xy का संख्यात्मक क्या है, यानी संख्यात्मक मान क्या होगा। -8 है इसमें तो -8 होगा। पांचवा प्रश्न है 107 × 93 का सही मान क्या होगा। देखिए जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न को किया, इस प्रश्न को उसी फॉर्म में लेके आते हैं। किस प्रकार लेके आएंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं 100 के करीब है। हम 107 को लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं क्योंकि 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 होगा। हम 93 को लिख सकते हैं 100 - 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। यह देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर का विस्तारित रूप है, यानी हमें इसे a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में लिख देना है। तो लिखेंगे इसमें जल्दी से, बताइए a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 1 2 3 4, 7 का स्क्वायर 49, कितना आएगा बताइए कितना आएगा। विकल्प यहाँ दे रखा है 9951, 9991, 9900, 9951 आएगा। छठा प्रश्न है a स्क्वायर - b स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा। हमने अभी 2-3 बार इसकी चर्चा की है। a जोड़ b और a घटा b होगा। a को 3ab से गुना करने पर क्या होगा, a को 3a जोड़ b से गुना करना है। तो a की गुना 3a से करेंगे तो a का यहाँ 3 का 3 हो गया, a और a स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ए बी, तो 3a स्क्वायर + ab होगा। ठीक है, क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे विकल्प मिलाइए, विकल्प यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि यहाँ पे विकल्प नहीं दे रखा है। आठवां प्रश्न दे रखा है यहाँ पे a स्क्वायर
प्लस 5b और 5a प्लस 3b का योगफल क्या होगा। करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 3a स्क्वायर प्लस 5b, फिर यहाँ पे 5a प्लस 3b का योगफल क्या होगा। इसी प्रकार करना है। यहाँ पे a स्क्वायर मत कीजिए, यहाँ पे a कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर अलग हो जाएगा। जितना भी है यहाँ पे a कर लीजिए। तो 5 और 3 8a हो गया, और यहाँ 5 और 3 8b हो गया। 8a और a स्क्वायर, b और b स्क्वायर, 8a स्क्वायर 8b स्क्वायर। इस प्रकार से यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा यदि x बराबर 7 हो। तो 7 का स्क्वायर प्लस 5, 7 से 49, 50 51 52 53 54, 54 हो जाएगा ए विकल्प में। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 3a तथा 2b हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 3a, चौड़ाई दे रखा है 2b, तो 3a गुने 2b, 3 दूनी 6ab, 6ab हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा, 6ab। चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेट 1 में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी और कल तक आपको सेट 2 और सेट 3 भी मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है। और आपने यदि अभी तक हमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। थैंक यू बच्चा।